नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि सोमनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, कमेंट करके उस राज्य का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भले ही तेजी से कम हो रही हो, लेकिन दक्षिणी भारत में कोरोना का बढ़ता ग्राफ चिंता बढ़ाने वाला है। देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 38,792 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 624 मरीजों की जान चली गई है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,09,46,074 हो गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी की परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। नीट 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई की शाम 5 बजे से www.nta.neet.nic.in पर शुरू हो गए हैं। नीट परीक्षा के इतिहास में पहली बार और मध्य पूर्व में भारतीय छात्र समुदाय की सुविधा के लिए कुवैत में भी परीक्षा केंद्र खोला गया है। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश प्रधान ने दी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी बदल सकती है, अपना नेता सोनिया गांधी ने बुलाई अहम बैठक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की संसदीय रणनीतिक समूह की आज बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को हटाकर उनकी जगह किसी दूसरे नेता की नियुक्ति किए जाने की संभावना है। इस पद के लिए मनीष तिवारी और शशि थरूर के नामों की चर्चा है। शशि थरूर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक भी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। जनसंख्या वृद्धि बिल को लेकर चल रहे घमासान के बीच भूपेश बघेल का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। जनसंख्या नियंत्रण बिल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक समय भाजपा ने ही कांग्रेस के नसबंदी कार्यक्रम का विरोध किया था। आज वही जनसंख्या नियंत्रण बिल की सिफारिश कर रहे हैं। इस बीच जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए पूरे देश में ऐसी नीति लाने की मांग भी उठ रही है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अगर आपके पास भी है 786 अंक वाला कोई भी नोट तो आपको मिल सकते हैं 3 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपके पास 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 या 2000 का कोई भी नोट 786 नंबर वाला होना चाहिए। शायद आपको यह जानकर अचंभा हो, लेकिन यह सच है कि कई वेबसाइट इन नोट को पाने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। बता दें कि eBay वेबसाइट में रेयर नोटों की बोली लगाई जाती है। इसमें से कोई भी आम आदमी भाग ले सकता है। अगर आपके पास भी किसी नोट में 786 अंक दर्ज है तो उसकी बोली लगा सकते हैं। आपकी 3 लाख रुपए तक आसानी से मिल जाएंगी। दरअसल कई लोग 786 अंक को शुभ मानते हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे नोट को हासिल करने के लिए लंबी रकम लगाने के लिए भी तैयार है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बीच में कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने में के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 16 जुलाई को करेगा। कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होने वाली है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन के साथ बढ़ते तनाव पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर किया हमला, कही ये बातें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति पर जमकर सवाल खड़े करते हुए मोदी सरकार की विदेश व रक्षा नीति को देशीय राजनीतिक हथकंडा बनाकर हमारे देश को कमजोर करने वाला बताया है। राहुल गांधी ने साथ में यह भी कहा कि भारत इतना असुरक्षित कभी नहीं रहा। राहुल गांधी ने मीडिया रिपोर्ट का साझा करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें भारत और चीन की सेनाओं के बीच ईस्टर्न लद्दाख में एक बार फिर से झड़प की खबरों को रिपोर्ट किया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस राज्य ने 2 दिन के लिए लगाया संपूर्ण लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, केरल में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार ने 17 और 18 जुलाई को प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस बाबत केरल सरकार की ओर से प्रेस रिलीज करके जानकारी दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में 15 जुलाई से कोरोना की नई गाइडलाइन को भी लागू करने का फैसला लिया गया है।
हालांकि बैंकों को हफ्तों में 5 दिन कामकाज की इजाजत है, लेकिन 17 व 18 जुलाई को प्रदेश में बैंक भी बंद रहेंगे। बता दें कि केरल में कोरोना के साथ जीका वायरस के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ता असर, एस जयशंकर से मिले अफगान विदेश मंत्री, इन मसलों पर हुई बात। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में अफगानिस्तान के अपने समकक्ष मोहम्मद हनीफ अतमार से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में राजनीतिक एवं सुरक्षा हालात तथा शांति प्रक्रिया को लेकर बातचीत की। भारत ने इस दौरान अफगानिस्तान में हिंसा पर चिंता जताते हुए खून खराबा रोकने पर भी जोर दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। तीसरी लहर को मौसम की अपडेट की तरह न समझे, केंद्र सरकार ने लापरवाही पर चेताया। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर कोविड से बिहेवियर ने अपनाने पर लोगों को चेताया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं, यह प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। बाजारों और पर्यटक स्थलों पर लग रही भीड़ का और मास्क न पहनने का जिक्र करते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि जब लोग कोरोना की तीसरी लहर की बात कर रहे हैं तो उसे मौसम के अपडेट की तरह सामान्य रूप से ले रहे हैं, जबकि इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह मानसून की बारिश से पहले घूमने जैसी बात नहीं है, बल्कि मनुष्य और वायरस के बीच चलने वाली लगातार लड़ाई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 119 खिलाड़ियों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 सदस्यीय दल भेजेगा भारत। जी हां दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने मंगलवार को कहा कि भारत 119 खिलाड़ियों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 सदस्यीय दल भेजेगा। ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत के दौरान बत्रा ने बताया कि 119 खिलाड़ियों में से 67 पुरुष और 52 महिला प्रतिभागी हैं। यह ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 16 जुलाई 2021 को गुजरात को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार दोपहर 4 बजे गुजरात की राजधानी गांधीनगर के पुनर्निर्मित अद्यतन रेलवे स्टेशन, 318 कमरों की सुविधा युक्त आधुनिक 5 स्टार होटल सहित लगभग 7 विभिन्न कार्यों का नई दिल्ली से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 6 करोड़ नौकरी पेशा लोगों के लिए जरूरी खबर, अब आपकी पीएम खाते में आएंगे ज्यादा पैसे, यह है वजह। जी हां दोस्तों, अगर आप नौकरी पेशा है तो आपके लिए जरूरी खबर है, आपके पीएफ खाते से जुड़ी नई अपडेट आ रही है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जल्दी अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लगाने की शुरुआत कर सकता है। इससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही ईपीएफओ की ओर से किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट का दायरा भी बढ़ेगा। ईपीएफओ अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके जरिए इन्वेस्टर्स को कम रकम लगातार नियमित आमदनी हासिल करने की सुविधा मिलती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत के अंदर पोर्ट टैक्सी सर्विस जल्द से हो सकती है शुरू, ऐसा करने वाला यह राज्य बनेगा पहला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जल्द ही पोर्ट टैक्सी सर्विस प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा, जो प्रस्तावित फिल्म सिटी से जेवर में आगामी हवाई अड्डे को जोड़ेगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट का लगभग 862 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है और यह न केवल एक फास्ट और सुरक्षित परिवहन विकल्प के रूप में उभर सकता है, बल्कि यह सड़कों पर भीड़ भाड़ को कम करने में भी मदद कर सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पूरे देश पर छाया मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया मौसम का अपडेट। जी हां दोस्तों, 5 दिन की देरी के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून मंगलवार को आखिरकार पूरे देश में छा गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी थी। आमतौर पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे देश में 8 जुलाई को ही पहुंच जाता है, लेकिन इस बार कुछ देरी से पहुंचा है। इससे पहले मानसून के पूरे देश में छाने की सामान्य तारीख 15 जुलाई बताई गई थी। पिछले साल मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में इसके लिए शुरुआती तारीख को संशोधित भी किया था। सोमवार को मानसून दिल्ली को छोड़कर अपने आखिरी पड़ाव राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर जिलों तक पहुंच गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के बाकी बचे हिस्सों में मानसून के सक्रिय हो जाने की वजह से अगले 5 दिनों तक पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं सामान्य से कहीं तो भारी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की भी चेतावनी जारी की है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।